हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रेम गहलोत। द यूपीएससी फ्रेमिंग क्लास में आपका स्वागत करते हैं। आज हम देखने वाले सुपर 30 के भाग फोर्थ के वॉल्यूम 2। जैसे हमने 10 क्वेश्चन इसके पहले वाले लेक्चर में कर लिए थे और वो भी डिटेल में समझे थे। आज हम देखने आ रहे हैं अगले क्वेश्चन जो भाग 4 के वॉल्यूम 2 है। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, एक खगोलीय इकाई किसके बीच की औसत दूरी है। ध्यान रखिएगा, एवरेज डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बीच की है। तो ध्यान रखिए, पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी जो है उसको क्या बोलते हैं, खगोलीय इकाई या फिर एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। दोनों के बीच की डिस्टेंस, आइए इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। अब जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी बोली गई है, तो एक दूरी होती है सूर्य और यहाँ पर होगी पृथ्वी के न्यूनतम दूरी जो है, ठीक है, वो कितनी हो गई 14.96 करोड़ किलोमीटर है, जिसको ऐसे शो करा गया है। मेनली आपको याद रखना 14.96 करोड़ किलोमीटर है। और सूर्य जो है पृथ्वी के सबसे नजदीक जो रहता है उसको बोलते हैं पेरी। ठीक है, पेरी से याद रखना, पेरी मतलब पास में। ठीक है, पेरी मतलब क्या हो गया, पेरी हेलियन जो है उसको अपन किससे याद रखेंगे, पेरी यानी पास में। और ये कब होता है, 3 जनवरी को। कब होता है दोस्तों, 3 जनवरी को सूर्य जो रहता है पृथ्वी के सबसे नजदीक रहता है, उसको बोलते हैं पेरी हेलाइन। और 14.96 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना करोड़ किलोमीटर दूर है, 14.96 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब बात आती है, जो सूर्य जो है पृथ्वी से सबसे दूर रहता है उस स्थिति को क्या बोलते हैं, तो ध्यान रखना एपी। पेरी यानी पास में हो गया, तो इसका जस्ट अपोजिट एपी जो है, ये इसके आगे जोड़ दो, तो एपी जो है वो सूर्य और पृथ्वी की मैक्सिमम डिस्टेंस है। कितनी है, अधिकतम दूरी, और उसको बोलते हैं अपन एपी हेलियन। और ये रहती है 15.20 करोड़ किलोमीटर रहती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दोनों प्रश्न जो है मोस्ट आईएमपी है। सूर्य और पृथ्वी की सबसे न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है, पेरी कहा जाता है। ये स्थिति कब आती है, 3 जनवरी को। सूर्य और पृथ्वी के बीच की सबसे अधिकतम दूरी जो है उसे क्या कहा जाता है, एपी। ये रहती है 15.20 करोड़ किलोमीटर। और यह रहेगी कौन से दिन, 4 जुलाई को। ठीक है, ये स्थिति कब बनती है, 4 जुलाई को। अब मैं 14.96 और 15.20 को अगर दोनों को जोड़ के 2 से अगर डिवाइड करता हूं, तो बीच की औसत दूरी जो आती है, तो उस औसत दूरी को कहा जाता है एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है, जिसे हम बोलते हैं खगोलीय इकाई कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो एवरेज डिस्टेंस जो है सूर्य पृथ्वी की उसकी, तो किस क्या बोलते हैं उसको, खगोलीय इकाई, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। तो ये चारों जो प्रश्न मैंने जो समझा है, तो इनका जरूर ध्यान रखिएगा। पेरी यानी पास में होता है, कब होती स्थिति, 3 जनवरी को। एपी यानी क्या होता है, दूर होती है, ये कब होती है, 4 जुलाई को होती है। दोनों को एवरेज, दोनों की अगर डिस्टेंस को अगर 2 से डिवाइड कर दे, तो एवरेज डिस्टेंस जो आती है वो सूर्य और पृथ्वी की एवरेज डिस्टेंस है, उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, जो बार बार एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। सभी जो एलिमेंट है, एलिमेंट को कहा जाता है तत्व, उसमें कॉमन जो चीज पाई जाती है एसिड में, सभी एसिड में आम तौर पर कौन सा तत्व पाया जाता है, तत्व होता है एलिमेंट। और एलिमेंट में ध्यान रखिएगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों चीजें आ जाती है आपके एलिमेंट के अंदर। ठीक है, तो कौन सी चीज पाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, हाइड्रोजन जो है सारे एसिड अम्ल में जो है वो क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन 100% पाया जाता है। दैट मीन्स आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल देख लें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो HCl, यहाँ पर हाइड्रोजन पाया गया। ठीक है, एसिड। नाइट्रिक एसिड जो रहता है HNO3, इसमें भी क्या पाया गया, अम्ल H, हाइड्रोजन कंपलसरी है। ठीक है, देन फॉस्फीन जो है उसमें भी H आयन पाया गया है,
100%। फिर उसके बाद नाइट्रस में भी, नाइट्रस एसिड जो उसमें भी H पाया गया है। तो ध्यान रखिएगा सारे एसिड में जो 100% जो तत्व पाया जाता है वो कौन सा हो गया आपका, हाइड्रोजन हो गया है। तो ये इसके सारे एग्जाम्पल जो लिए थे मैंने, उन सब में क्या पाया जा रहा है, H प्लस पाया जा रहा है। क्लोरीन, क्लोरस में भी H प्लस पाया जा रहा है। तो इन सब में ये सारे एग्जाम्पल किसके लिए, मैंने एसिड के लिए, और उसमें सब में सारे में क्या चीज पाई जा रही है, H जो है, हाइड्रोजन जो है कंपलसरी पाया जा रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते दोस्तों। अगला प्रश्न मोस्ट टाइम पे लिया गया है क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार आया और थोड़े से आसपास के जो डेटा रहते हैं वो कंफ्यूजिंग वाले रहते हैं। अब मानो कि रक्त का पीएच मान, द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड इज, तो ध्यान रखिएगा ह्यूमन ब्लड की पीएच वैल्यू होती है 7.4। अब इसके अराउंड जो है ये 7.3 से 7.45 हम यहाँ पर टिक लगाएंगे। अब कंफ्यूजिंग वाले डेटा जो रहते हैं उनको डिस्कशन कर लेते हैं। इसमें देखिए समुद्र का पीएच की वैल्यू रहती है 8.4, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। रक्त का जो पीएच वैल्यू है वो मैंने बता चुका हूँ 7.4, ये बहुत बार एग्जाम में आया और अब जो एनटीपीसी और इन एग्जाम में होगी तो वो जरूर ध्यान रखिएगा 7.4। और इसके बाद यूरिन, दूध और लार, इन तीनों की पीएच वैल्यू रहती है 6.4। अब यहाँ पर देखिए 8.4, 7.4 और 6.4, ये डेटा जो है 0.4 वाला, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ से हम चार वैल्यू समझते हैं, सी समुद्र की 8.4, ब्लड की 7.4, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा यूरिन की 6.4, दूध का पीएच वैल्यू 6.4, और स्लाइवा जो है, लार जो है, उसका भी पीएच वैल्यू कितनी रहती है, 6.4 रहती है। तो यहाँ से 5 क्वेश्चन आपके तैयार होते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इससे पहले मैं 3 वीडियो और डाल चुका हूँ, उसमें करीब 90 क्वेश्चन हमने तैयार करे और एक एक जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से डिस्कशन करा है। तो करीब 200 अराउंड क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं साइंस को, और साइंस को आप बहुत ही इजी बना दूंगा, बस आप लेक्चर देखते जाइए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न में भी मैंने कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन तैयार करे हैं। अब देखिए इसमें, अब जो टंगस्टन जो है उसका प्रयोग करा जाता है फिलामेंट के रूप में बल्ब में। अब इसका मेनली क्या कारण है, विद्युत बल्ब में क्यों यूज कर रहे हो और कोई सी मेटल क्यों नहीं कर रहे हैं अपन। अब इसका भी रीजन है। इसका ये रीजन है, टंगस्टन धातु का जो मेल्टिंग पॉइंट जो है, गलनांक जो है बहुत ज्यादा हाई है। दूसरी धातुओं के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट जो है धातु का, वो टंगस्टन धातु का है, जिस कारण से टंगस्टन धातु का प्रयोग बल्ब में किया जाता है। आपको क्वेश्चन बताना है बल्ब में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता था और वर्तमान में कौन सी गैस का प्रयोग कर रहे हैं। अब मैंने बात करी थी कि टंगस्टन से 4 से 5 क्वेश्चन हम देखेंगे, तो हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखिए टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उच्च है। अब प्रश्न है, टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है आपसे अक्सर एग्जाम में पूछ रहे कितना है, 3500 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना है दोस्तों, टंगस्टन का 3500। दूसरा क्वेश्चन जो अक्सर हम गलत करते हैं, टंगस्टन का जो सिंबल जो है, जनरली माइंड में सोच लेते टी, मगर टी नहीं है। टंगस्टन का जो सिंबल जो है वो ध्यान रखिएगा, वो टंगस्टन का सिंबल जो है डब्ल्यू है। क्या है दोस्तों, डब्ल्यू। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रखिए टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट 3500, सिंबल है डब्ल्यू। अब टंगस्टन जो है विश्व में सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, कौन से देश में, ध्यान रखें, थोड़े ज्योग्राफी क्वेश्चन भी ऐड करें। टंगस्टन जो धातु है चाइना में पाई जाती है। ध्यान रखिए कहाँ पाई जाती है, चाइना पे। अगला क्वेश्चन है भारत में कहाँ पाई जाती है, तो ध्यान रखिए टंगस्टन धातु भारत में राजस्थान के देगाना माइन जो है, खदान जो है, वहां पर कौन सी धातु पाई जाती है, टंगस्टन धातु पाई जाती है सर्वाधिक भारत में। उसके बाद जिन लोगों मध्य प्रदेश में रहते हैं, जो मध्य प्रदेश के एग्जाम देने जाएंगे, तो वो ध्यान रखें मध्य प्रदेश में टंगस्टन धातु होशंगाबाद में पाई जाती है। ध्यान रखिएगा कहाँ पाई जाती है, मध्य प्रदेश में होशंगाबाद में सर्वाधिक कौन सी धातु पाई जाती है, टंगस्टन धातु। पहला पॉइंट ध्यान रखना, टंगस्टन का गलनांक 3500, सिंबल है डब्ल्यू,
सबसे ज्यादा विश्व में आए तो चाइना, भारत की बात आ रही तो राजस्थान के देगाना खदान, या यूं पूछ सकते हैं देगाना खदान किस लिए फेमस है राजस्थान की, तो ध्यान रखिएगा टंगस्टन धातु के लिए फेमस है। उसके बाद मध्य प्रदेश में पाई जाती है होशंगाबाद में टंगस्टन धातु। ये हो गए 5 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। इससे और रिलेटेड देख लेते हैं दोस्तों। हाँ देखिए, टंगस्टन का प्रयोग करा गया है बल्ब का। ये फिलामेंट आप देख रहे हैं गोल गोल रिंग टाइप में है, तो ये फिलामेंट बना हुआ है टंगस्टन धातु का, और टंगस्टन धातु का गलनांक उच्च है, जिस कारण से बल्ब का जो फिलामेंट है वो बना रहता है टंगस्टन धातु। टंगस्टन धातु का सिंबल हो गया W। अब टंगस्टन धातु की बुलेट जो रहती है, ठीक है, बुलेट जो गोलियां जो है वो भी बनाई जाती है आजकल। ध्यान रखिए, वे आपसे पूछ सकते हैं बुलेट वर्तमान में कौन सी धातु की बना रहे हैं, टंगस्टन धातु की बनाई जा रही है। ठीक दोस्तों, अगला चीज देखते हैं। अगला प्रश्न है, जब बर्फ पिघलाया जाता है तो उसके आयतन पे क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, मैंने हर बार बताया कि बर्फ या फिर पानी का आयतन और घनत्व, वॉल्यूम और डेंसिटी पे अक्सर क्वेश्चन पूछे गए और अलग अलग टाइप से। अब हमें पता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम जो रहता है वो क्या हो जाता है, कम। अब यहाँ पर देख रहे हैं बर्फ जो जमा हुआ है वो 0 डिग्री से कम तापमान पे जमा हुआ है। अब इधर अगर आ रहा है तो वॉल्यूम, अगर आयतन जो है यहाँ पे क्या होगा, घटेगा। तो इसमें क्या है, आयतन घटेगा। तो इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों, वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा वॉल्यूम क्या होगा, इसमें कम होगा। अगली चीज देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिना धार वाले चाकू से किसी चीज को काटना मुश्किल क्यों होता है। इसका भी प्रश्न, इसका उत्तर मेनली होगा धार वाले बिना धार वाले चाकू दिए गए बल के लिए दबाव को कम कर देता है। इसमें भी थोड़ा सा और समझ लेते हैं फॉर्मूला से। दाब बराबर क्या होता है, बल बटे एरिया। एरिया मतलब क्षेत्रफल। अगर प्रेशर जो है बढ़ा रहे हैं तो बल भी बढ़ेगा, और अगर क्षेत्रफल अगर उसके चीज का बढ़ गया, जैसे धार है इसका क्षेत्रफल अगर बढ़ गया है तो बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर ये चीज कम हो गई तो जिस कारण से आपको कठिनाई होगी, चाकू अगर पे धार नहीं है तो उसका क्षेत्रफल बढ़ गया तो बल क्या हो गया, डिवाइड हो गया है, तो जिस कारण से वो आसानी से नहीं काट पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, बिना धार वाले चाकू में क्या हो रहा है, दबाव क्या हो रहा है, कम हो रहा है, जिस कारण से क्षेत्रफल बढ़ गया है, जिस कारण से दबाव कम हो रहा है, जिस कारण से हम आसानी से नहीं काट पाते हैं किसी चीज को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। एक उपकरण जिसका उपयोग हम टीवी सेट, कंप्यूटर, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक्स, चार्जर में स्टोर करने के रूप में करते हैं, तो ध्यान रखिएगा किसका प्रयोग करते हैं, कैपेसिटर का हम प्रयोग करते हैं चार्ज को कुछ मात्रा में स्टोर करने के लिए। कैपेसिटर कुछ ऐसा दिखता है, अक्सर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में ऐसी देखी होगी। तो ध्यान रखिए कैपेसिटर का प्रयोग कहाँ कर रहे हैं अपन, सारी चीजों में कर रहे हैं, किसके लिए, चार्ज स्टोर करने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पौधों में पानी और खनिज किसके माध्यम से पहुंचता है। तो आपको ये याद रखना है, पौधों में पानी, प से पानी, ठीक है, पानी को क्या बोल सकते हैं, जल बोल सकता हूं मैं, ठीक है, ज से जल और ज से जाइलिन, ऐसे याद रखिएगा दोस्तों, ज से जल और ज से जाइलिन। जाइलिन जो रहता है वो मिट्टी के द्वारा पानी को, मिट्टी से लेकर पानी को जड़ के थ्रू जाइलिम जो है पौधों के अन्य भाग में पहुंचाता है, ज से जाइलिम और ज से जल। तो ध्यान रखिएगा पानी और खनिज को जो मिट्टी से लेके कौन पहुंचा रहा है, पौधों में, तो कौन पहुंचा रहा है, जाइलिम। अब फ्लोएम का काम भी मैं बता देता हूँ। फ्लोएम का काम ये रहता है पत्तियों द्वारा जो प्रकाश संश्लेषण किया गया है, ठीक है, तो जो फूड बनाए गए हैं वो पेड़ों के
शाखाओं तक या दूसरे भागों तक पहुंचाने का काम किसका रहता है? फ्लोएम का काम रहता है। तो फ्लोएम का काम क्या हो गया? प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो फूड बनाए गए हैं, ठीक है, फल जो बनाया गया है वो पेड़ों के अलग अलग शाखाओं तक पहुंचाना। और जाइलिम का काम क्या है? जो सॉइल जो है वो उसमें पानी जो है, पानी को सोख कर पेड़ों की पत्तियों और अन्य भागों तक पहुंचाने का काम किसका है? जाइलिम का। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। जाइलिम जो रहता है वो अंदर वाले पार्ट जो रहता है, ये पानी ले जाने वाला पार्ट जो रहता है, सेल का पार्ट देख रहे हैं, तो जाइलिम ले जाता है जल को, ठीक। और फ्लोएम जो रहता है इसका आउटर पार्ट रहता है जो फूड सप्लाईमेंट करता है। और इस पूरे बंच को बोला जाता है वेस्कुलर बंडल कहा जाता है। जाइलिम का काम क्या है? जल ले जाना। फ्लोएम का काम क्या है? प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस द्वारा बनाए गए फल को ले जाना, दूसरे ओर तक ले जाना, ठीक है। ध्यान रखिए दोनों मोस्ट टाइपिक क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। एक पुराने पेड़ जो है, एक पेड़ जो है उसमें 50 एनुअल रिंग है, तो अब उसकी एज आपको बताना है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पेड़ की जितनी रिंग सर्कुलर रहेगी, ये रिंग जो है जितनी रिंग होगी, तो उतने ही साल का क्या कहलाएगा? उसका पेड़। मतलब एक साल में एक रिंग बनती है पेड़ में। आप अगर पेड़ को ऐसा काट देते तो उसकी अगर ये जो रिंग अगर आप काउंट कर रहे हैं, तो जितनी रिंग होगी उतने ही क्या हो जाएगा? उतने ही साल का पेड़ होगा। तो ध्यान रखिए इसमें रिंग कितनी थी? 50 थी। तो 50 रिंग थी, तो 50 साल की ही उम्र होगी, किसकी? पेड़ की होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये थे साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में 30 क्वेश्चन जो रहेंगे वो पूरा कर दूंगा। आपको ये लेक्चर कैसा लगा? शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।